हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अभी आरएस प्री के एग्ज़ाम है, आपके नवंबर मंथ के अंदर कंडक्ट करवाने की कोशिश है और आरपीएससी ने एग्ज़ाम डेट भी निकाल दी है। इसके अलावा दोस्तों भी बहुत सारी भर्तियाँ जैसे आपके एफसीए में हो गया या फिर यूपीएससी की जो अपकमिंग वैकेंसियाँ हैं, उन सब में भारत के भूगोल की मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है। तो भारत का भूगोल अब तक अपन ने लगभग 15 क्लासेस हो चुकी है, जिसके अंदर अपन ने भारत का सामान्य परिचय और भारत का अक्षांश एवं देशांतर विस्तार देख लिया है। भारत के आकार की अपन ने बात कर ली है और इससे पहले अपन ने बेसिक से पढ़ा था अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। और इसे जस्ट अपन पहले पढ़ के आए हैं आपके भौतिक प्रदेशों में हिमालय पर्वत श्रृंखला को। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की लगभग 4 से 5 क्लास हो चुकी है और यह क्लास अब आपकी 7th क्लास है और इसके अंदर अपन भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत अपन नंबर 2 पर प्रायद्वीपीय पठार या फिर दक्कन के पठार को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यह भी काफ़ी लंबी क्लास होने वाली है क्योंकि इसके अंतर्गत भी अपन 2 पार्ट्स में करेंगे इसको। अभी तो अपन जो है प्रायद्वीपीय पठार दक्कन के पठार के मतलब बेसिक स्वरूप के बारे में पढ़ने वाले हैं और अगली क्लास के अंदर अपन आपके पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मतलब उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपके पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के ऊपर आधारित होगी। तो फिलहाल अपन जो कवर कर रहे हैं वो है आपके प्रायद्वीपीय पठार या फिर दक्कन का पठार। ठीक है, अब दोस्तों पठार क्या होता है, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि पठार और पर्वत में काफ़ी डिफरेंस होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई दो स्थलाकृति है, ठीक है, और ये यहाँ पर आपके समतल है, ये है आपके समतल। ठीक है दोस्तों, अगर कोई आकृति आपके 400 मीटर से ले ज़्यादा हो, ठीक है, 400 मीटर से क्या हो ज़्यादा, और ऊपर से एकदम कैसी हो, नुकीली हो, जिसका मतलब क्या हो, ढाल हो, नुकीली हो, तो ऐसा क्या कहलाएगा, आपके पर्वत कहलाएगा। ठीक है, और अगर कोई स्थलाकृति लगभग 400 या फिर 600 मीटर के आसपास ही है और ऊपर से बिल्कुल लगभग समतल से है दोस्तों, समतल से, तो वो कहलाएगा आपके पठार यानी प्लेटू कहलाएगा। ठीक है दोनों की दोनों टोपोग्राफी, लेकिन पर्वत और पठार में काफ़ी अंतर है। पठार ऊपर से लगभग समतल होते हैं और पर्वत क्या होते हैं, ऊपर से नुकीले होते हैं। इनकी हाइट भी क्या होती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा होती है और इनकी हाइट क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब दक्कन का पठार कैसे बना है दोस्तों? दोस्तों दक्कन का पठार आपके मूल रूप से ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा बना है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो अपना इंडिया का ये वाला साउथ पार्ट है दोस्तों, यह आपके पहले भारत में शामिल नहीं था, लेकिन अफ्रीकन प्लेट के टूट के आने के बाद में आपके मतलब दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है। ठीक है, और मूलतः दक्कन का पठार किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का। अब मैं आपको अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बारे में पहले ही क्लासों में बता चुका हूँ, तो वापस से फिर से रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। यानी दक्कन का पठार जो है वो गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और किससे मिलकर बना हुआ है, ये ज्वालामुखी क्रियाओं से। ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया से मिलकर बना है। ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, दोस्तों भारत के दक्षिण भाग में विस्तृत प्रायद्वीपीय पठार भारत का प्राचीनतम क्या है, भौतिक प्रदेश है। प्राचीनतम क्यों है, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ठीक है, मुख्य रूप से किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का। और यह प्रदेश लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा दोस्तों इसके जो शेप है वो है त्रिभुजाकार है, यानी ट्रायंगल शेप में है ये। ठीक है, जिसका शीर्ष यानी शीर्ष जो है ऊपर का वो है आपके कन्याकुमारी में है। ठीक है, कन्याकुमारी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। और इसका आधार जो है वो दोस्तों कहाँ पर है, दिल्ली कटक से लेकर आपके राजमहल छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दक्कन के पठार की आकृति कैसी है, आपकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 600 मीटर से लेकर 900 मीटर तक। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर बहुत सारे पठार दिख रहे होंगे, ये सारे के सारे पठार दोस्तों आपके प्रायद्वीपीय पठार के ही भाग है। ठीक है,
मूल रूप से यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार को अपन दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, मालवा का पठार और आपके दक्कन का पठार। ठीक है, बाकी जो पठार है दोस्तों वो मालवा के पठार के उपभाग है और दक्कन के पठार के उपभाग है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके कर्नाटक का पठार वगैरह, बघेलखंड भी है, छोटा नागपुर भी है, इन सबको अपन एक एक करके यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे बड़ा पठार है वो है आपके दक्कन का पठार, तो अपन एक एक करके इनको देखने वाले हैं। दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम तट का तीव्र ढाल क्या है, अत्यधिक है, जो कि किसका जो होता है भ्रंश का, जो अफ्रीका से आपके अलग होकर प्रायद्वीपीय भारत बना है। मैंने आपको बताया कि अफ्रीकन प्लेट के टूट के आने के बाद में क्या हुआ है, आपके प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ है। अब प्रायद्वीप क्या होता है ये भी समझ लो आप दोस्तों। प्रायद्वीप एक ऐसी स्थलाकृति होती है जो तीनों ओर से आपके तीनों ओर से जल से घिरी होती है। किससे घिरी हो, जल से घिरी हुई हो। ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप बोलेंगे। यही कारण है कि बहुत से विद्वान पश्चिमी घाट को वास्तविक पर्वत न मानकर भ्रंश कगार में समझते हैं। यानी बहुत सारे जो आपके विद्वान दोस्तों वह पश्चिमी घाट को एक वास्तविक पर्वत नहीं मानते हैं, भ्रंश के रूप में मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि भ्रंश का निर्माण कैसे हुआ है, आपके अफ्रीकन प्लेट के टूटने के बाद में। ठीक है, इस पठार का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। परिणाम स्वरूप प्रायद्वीप पठार की अधिकतर नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कुछ अरब सागर में गिरती है। लेकिन इनमें खास बात क्या है, जो आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों नदियां, वो क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। ठीक है, और जो अरब सागर में जाती है वो क्या बनाती है, आपके एस्चुरी या फिर ज्वार नदमुख। ठीक है, तो इसके आधार पर आपके नदियां दो प्रकार की हो गई, बंगाल की खाड़ी में जल डालने वाली, और एक कौन सी हो गई है, आपके एस्चुरी बनाने वाली, यानी अरब सागर में जाने वाली नदियां। तो अपन इसको अच्छे से अपन अपवाद तंत्र में पढ़ेंगे दोस्तों। अब आपके प्रायद्वीपीय पठार को अपन दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, मालवा का पठार है फिर दक्कन का पठार है। ठीक है, इसमें भी अपन सबसे पहले किसको पढ़ने वाले हैं, मालवा के पठार को। दोस्तों मालवा का पठार मध्यवर्ती उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यह पठार नदियों के प्रवाह के कारण क्षतविक्षत है। ऐसे ही दो महाखंड पूर्व में आपके बघेलखंड भी है और पश्चिम में बुंदेलखंड भी है। यानी दोस्तों मालवा का जो पठार है इसके अंदर बहुत सारी नदियां बहती है, जैसे सोन माही नदी हो गई, केन बेतवा भी हो गई, बहुत सारी रिवर्स है। इन रिवर्स के बेस पर ही मालवा के पठार के दो और उपभाग है, बघेलखंड और बुंदेलखंड। ठीक है दोस्तों, जो बघेलखंड पठार है वो है आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, जो कि सोन और महानदी के प्रवाह क्षेत्र को अलग अलग सेपरेट कर देता है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये मालवा का पठार है। इस मालवा के पठार के दो भाग कौन से हैं, बुंदेलखंड और बघेलखंड। ठीक है, और बुंदेलखंड में आपके सोन और आपके महानदी प्रभावित होती है। ठीक है, सॉरी बघेलखंड में थी आपके कौन सी रिवर्स थी, बघेलखंड में सोन और महानदी। बुंदेलखंड में कहाँ पर स्थित है, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है, और यह अर्धशुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है जिससे आपके कैन और बेतवा नदी फ्लो होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके बुंदेलखंड है दोस्तों। यहाँ से आपके कैन, आपके यहाँ से कौन कौन सी रिवर्स निकलती है, कैन और बेतवा। ठीक है, अब आपके दक्कन का पठार, मूल रूप से अपना जो फोकस करना है वो किसके ऊपर करना है, दक्कन के पठार के ऊपर। दोस्तों दक्कन का पठार आपके क्रिटेशियस काल से बनना शुरू हुआ था और इयोसीन काल तक बना है। ठीक है, लेकिन बना कैसे है, सारे के सारे इसमें कैसी क्रियाएं रही है, ज्वालामुखी वाली क्रियाएं रही है, और ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन के कारण जो लावा निकला है उस लावा से मिलकर क्या बना हुआ, आपके बेसाल्ट पठार या फिर लावा निर्मित पठार, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, दक्कन का पठार बोल रहे हैं, वो बना हुआ आपके। ठीक है, मालवा पठार के उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी है जो कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। दोस्तों मालवा पठार के आपके उत्तर में कौन सी सीरीज है, आपके विंध्याचल सीरीज, और जो कि किसका उदाहरण है, आपके ब्लॉक पर्वत का। दोस्तों जो आपके विंध्याचल सीरीज है वह बलुआ पत्थर से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, और इस विभिन्न क्या है, स्थानीय नाम है, जैसे आपके गुजरात और मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं इसको, विंध्याचल श्रेणी बोलते हैं, और पूर्वी मध्य प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं, भारनेर श्रेणी। ठीक है, बिहार में क्या बोलते हैं इसको, कैमूर श्रेणी। और एक मेन बात क्या है, यहाँ पर एक आपके
बाउंड्री फॉल्ट, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। यह है विंध्यांचल सीरीज को आपके अरावली से अलग करता है। विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में समानांतर रूप से विद्यमान आपके सतपुड़ा श्रेणी है, जो कि नर्मदा और आपके ताप्ती नदी घाटियों के मध्य ब्लॉक पर्वत के रूप में विद्यमान है। यानी विंध्यांचल सीरीज के आपके दक्षिण में क्या है दोस्तों, सतपुड़ा सीरीज है, और वहाँ पर क्या है, नर्मदा और ताप्ती नदी आपके नदी घाटियाँ बनी हुई है, जहाँ से आपके क्या है, नदियाँ फ्लो होती है। और सतपुड़ा सीरीज कैसी है दोस्तों, ब्लैक माउंटेन के रूप में ही पाई जाती है। अब यहाँ पर सतपुड़ा को विभिन्न स्थानीय नामों से अपन जानते हैं, जैसे आपके गुजरात में क्या बोलते हैं इसको, राजपीपला बोलते हैं, और मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं इसको, सतपुड़ा को ग्वालीगढ़ या फिर महादेव पर्वत के नाम से, और पूरे मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं, मैकाले पर्वत। ठीक है। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपके धूपगढ़ है, जो कि कहाँ पर स्थित है, महादेव पर्वत के ऊपर। और यहीं पर मध्य प्रदेश का सबसे फेमस आपके हिल स्टेशन कौन सा बना हुआ है, पंचमढ़ी हिल स्टेशन बना हुआ है। ठीक है। महादेव पर्वत का पश्चिम विस्तार क्या है, बैतूल का पठार है, और जहाँ पर मुल्ताई स्थान से कौन सी नदी निकलती है, आपके ताप्ती नदी निकलती है। यानी महादेव पर्वत आपके सतपुड़ा का ही पार्ट है, जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में ही है। लेकिन यहाँ पर एक बैतूल का पठार और है, जो कि सतपुड़ा के ही पठार में पाया जाता है, और यहाँ से मुल्ताई नामक एक स्थान है, वहाँ से कौन सी रिवर निकलती है दोस्तों, ताप्ती नदी निकलती है। ठीक है। मैकाले पर्वत सतपुड़ा और विंध्य श्रेणी आपस में जोड़ता है दोस्तों। मैकाले पर्वत जो है आपके, वो सतपुड़ा और विंध्य श्रेणी को आपस में जोड़ता है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमरकंटक है। ठीक है। और अमरकंटक पहाड़ियों से आपकी क्या निकलती है, नर्मदा और सोन नदी निकलती है। ठीक है। सतपुड़ा की चट्टानें मुख्य रूप से आपके ग्रेनाइट और बेसाल्ट प्रकार की है। ठीक है। और सतपुड़ा के पूर्व में क्या है, छोटा नागपुर का पठार है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, पारसनाथ है। इस पठार में सालमा की पहाड़ियाँ भी मिलती है, जो कि किसी पहाड़ियाँ हैं, लावा निर्मित है। दोस्तों, सवाल पूछा गया है कि सालमा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही है। ठीक है। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पारसनाथ। ठीक है। इस पठार को खनिजों का क्या बोलते हैं, अजायबघर बोलते हैं, क्योंकि भारत का अधिकतर लौह अयस्क एवं 60% अभ्रक इसी पठार से निकाला जाता है। कौन से पठार से दोस्तों, अपन कौन से पठार की बात कर रहे हैं, मालवा के पठार की। अब इसके बाद में अपन देखते हैं आगे, दामोदर नदी इस पठार के मध्य से होकर बहती है, जो कि इस पठार को दो भागों में बांट देती है, आपके हजारीबाग पठार और दक्षिण में रांची का पठार, जहाँ से कौन सी रिवर निकलती है, स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। छोटा नागपुर का पठार, छोटे नागपुर के पठार के उत्तर पूर्व से राजमहल की पहाड़ियाँ निकलती है, जो कि पश्चिम बंगाल में गंगा की घाटी से नीचे से होती हुई पुणे मेघालय के पठार के रूप में दिखाई देती है। दोस्तों, यहाँ पर आपके मेघालय का पठार है, और यहाँ पर आपकी गंगा घाटी है। यहाँ पर जो आपके दामोदर नदी घाटी है दोस्तों, वो आपके मालवा के पठार को दो भागों में बांट देती है। ठीक है। तो प्रश्न ये पूछा गया है कि जो मालवा का मेघालय का जो पठार है, वो किसका पार्ट है, वो किसका पार्ट है, आपके मालवा के पठार का। ठीक है। और यहाँ से मालवा का पठार जो है वो गायब हो जाता है, कौन सी घाटी में, गंगा घाटी में, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत। ठीक है। और वापस से कहाँ पर जाकर निकलता है, मेघालय के पठार के रूप में। पश्चिम बंगाल में गंगा की घाटी में राजमहल की पहाड़ियों में उत्पन्न इस गैप को क्या बोलते हैं, राजमहल गारो गैप बोल देते हैं। मेघालय के पठार को शिलोंग का पठार भी कहते हैं, और इसका असम में विस्तार क्या कहलाएगा, कार्बी एंगलोंग पठार कहलाता है। मेघालय के पठार में क्रमशः आपके गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और रेंगमा पहाड़ियाँ पाई जाती है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, वो है आपके नोकरेक है। ठीक है। भारत एवं विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम एवं चेरापूंजी मेघालय के पठार में ही स्थित है दोस्तों। ठीक है। अत्यधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पर कैसी वनस्पति मिलेगी, आपको सदाबहार वनस्पति मिलेगी, और यहाँ पर उच्च जैव विविधता पाई जाती है। छोटा नागपुर पठार के पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ की निम्न भूमि स्थित है,
जहां भारत का कोयला उत्पादन क्षेत्र कोरबा स्थित है। दोस्तों भारत में एक आपके फेमस कोयला का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? कोरबा है, जो कहाँ पर है? छोटा नागपुर प्लेटू के पूर्व और दक्षिण पूर्व में स्थित है। कौन सा? निम्न भूमि यानी लो लैंड आपकी स्थित है, वहां पर क्या है? कोरबा क्षेत्र है, जहां से कोयला निकाला जाता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ की निम्न भूमि राष्ट्रीय जल विभाजक का कार्य भी करती है, जो कि नर्मदा, सोन और महानदी के प्रवाह प्रदेश को अलग अलग कर देती है। छत्तीसगढ़ की निम्न भूमि के रायपुर के सियावा से कौन सी नदी निकलती है? महानदी निकलती है। छत्तीसगढ़ निम्न भूमि के पश्चिम भाग को जो ऊपर उठा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? रिमलैंड बोल देते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में है आपके छोटा नागपुर प्लेटू के या पठार के दक्षिण में बस्तर का पठार स्थित है। बस्तर के पठार का दक्षिणी विस्तार क्या कहलाता है? आपके दंडकारण्य पठार कहलाता है। यह क्षेत्र वनों से क्या है? ढका हुआ है और यहाँ पर बहुत सारी जनजातियां पाई जाती है। और सबसे बड़ी बात क्या है? ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। बस्तर के पठार से कौन सी रिवर निकलती है? इंद्रावती नदी निकलती है। ठीक है। इस पठारी क्षेत्र में बॉक्साइट एवं लोहे एस का क्या है? भरपूर भंडार है। लोहे एस के लिए डल्लीराज जो कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में है, वो प्रसिद्ध है। एवं बॉक्साइट के लिए कालाहांडी, कोरापुट और बोलानगिरी ये प्रसिद्ध है दोस्तों, जो कहाँ पर स्थित है? आपके उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। तो ये कुछ आपको खानों के नाम ध्यान में रखने हैं, जहाँ से अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब देखते हैं अपन दंडकारण्य पठार के बारे में। दोस्तों दंडकारण्य पठार के दक्षिण में आंध्रा का पठार स्थित है, जिससे होकर गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और पेन्नार नदी बहती है। दोस्तों डायग्राम में दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ये आपके पिंक कलर में जो है वो दंडकारण्य पठार है। इसके आपके दक्षिण में कौन सा पठार है? आंध्रा का पठार है। यहाँ पर आपको आंध्रा का पठार मिल जाएगा। ठीक है। और यहाँ से कौन कौन सी रिवर निकलती है? गोदावरी, कृष्णा और पेन्नार नदी बहती है। कृष्णा नदी दंडकारण्य पठार को दो भागों में बांट देती है। उत्तर में आपके कौन सा हो जाएगा? इधर आपके तेलंगाना का पठार हो जाएगा और नीचे रायलसीमा का पठार। कौन सा नदी बांट रही दोस्तों? नदी कौन सी है? नदी है आपके कृष्णा नदी। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। ठीक है। नेक्स्ट आपके कर्नाटक का पठार। आंध्रा पठार के पश्चिम में गोदावरी नदी और तुंगभद्रा नदी बहती है। आंध्रा के पठार के पश्चिम में कौन सा पठार है दोस्तों? कर्नाटका का पठार है। 600 मीटर समोच्च रेखा पठार को दो भागों में बांट देती है। उत्तर में कौन सा होगा? बेंगलोर का पठार और दक्षिण में कौन सा होगा? मैसूर का पठार। ठीक है। और बेंगलुरु पठार से कृष्णा और तुंगभद्रा नदी बहती है, जबकि मैसूर के पठार से कावेरी नदी बहती है। कर्नाटक पठार को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? मलनाड बोल देते हैं। दोस्तों ये बात ध्यान में रखनी है, क्या बोलते हैं इसको? मलनाड बोल देते हैं। किसको? कर्नाटक के पठार को। ठीक है। अब इसके बाद में कर्नाटक के पठार में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ स्थित है, जो कि भारत में किसके लिए फेमस है? कॉफ़ी के उत्पादन के लिए। और इन्हीं पहाड़ियों में कर्नाटक का पठार आपके वो कर्नाटक का पठार स्थित है, जिसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? मुलानगिरी है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है आपके कुद्रेमुख, जो किसके लिए फेमस है? आपके लोहे अयस्क के लिए। कुद्रेमुख किसके लिए फेमस है? आपके लोहे अयस्क के लिए। कर्नाटक पठार की चट्टानें किस किस से मिलकर बनी हुई है? ग्रेनाइट, नीस और कैसी है? औषधीय प्रकार की चट्टानें हैं। अतः यह क्षेत्र क्या है दोस्तों? आपके धात्विक खनिज संपदा के लिए फेमस है, यानी यहाँ पर बहुत सारे धात्विक खनिज पाए जाते हैं। और भारत का 90% हाई गुणवत्ता वाला कोयला इससे प्राप्त होता है। ठीक है। कहाँ से? कुद्रेमुख से। ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर के अंदर अपन ने क्या देखा? दक्कन के पठार है, प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पढ़ा। अभी प्रायद्वीपीय भारत का कुछ और पार्ट बचा हुआ है, जो अब आपके कौन कौन से? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। इनको भी अपन नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। उसके बाद में आपका दक्कन का पठार भी पूरा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और क्लासेज आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी मेरे को आपको सपोर्ट की आवश्यकता है, प्लीज़ आप सपोर्ट करें, और आने वाले टाइम में आपको और भी बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलेगा। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।